बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एड लावा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। 8 मंजिला होटल फ्रांसिया के कमरा नंबर 42 का किराएदार खूंखार आदमी मालूम होता था। एक बार इसके चेहरे पर नज़र पड़ने के बाद दोबारा देखने वाले कम ही रहे होंगे। होटल के मुलाजिमीन इससे आंख मिलाकर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इसके खिलाफ किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिला था। होटल की पेशावर लड़कियां इसके पास भी नहीं फटकती थीं। डाइनिंग हॉल में वो अपनी मेज़ पर तन्हा होता। जब खाने बैठता तो हॉल में मौजूद आसपास के लोगों की नज़रें उसी पर जमी रहती। ऐसा मालूम होता जैसे किसी लकोदक जंगल में कोई दरिंदा तन्हा बैठा अपने शिकार को भंबोड़ रहा हो। इस वक्त कतई ये मालूम नहीं होता था कि इसे अपने आसपास दूसरों की मौजूदगी का भी एहसास हो। होटल के रजिस्टर में अपना नाम डानो मोरेली लिखवाया था। क्याम करने के दिन से लेकर अब तक होटल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकला था। होटल के खानगी जासूस ने इसके बारे में अपना ख्याल जाहिर करते हुए मैनेजर से कहा था, शायद वो यहाँ किसी की आमद का मुंतज़िर है। किस बिना पर कह रहे हो? मैनेजर ने सवाल किया। दिन में कई बार क्लर्क से पूछता है कि इसके लिए कोई पैगाम तो नहीं है, जासूस ने कहा। बहरहाल होशियार रहो। क्या तुम इसके कागजात तलब करके देखने की जरूरत कर सकोगे? मैनेजर ने कहा। किसी माकूल वजह के बगैर यह हमारे हक में अच्छा ना होगा, खानगी जासूस ने जवाब दिया। बेहद ख़तरनाक आदमी मालूम होता है। अगर मैं इसकी आमद के वक्त यहाँ मौजूद होता तो कोई कमरा खाली ना होने का बहाना कर देता, मैनेजर ने कहा। ओह, इतनी तशवीश की ज़रूरत नहीं, मैं इस पर नज़र रखूँगा, आप मुतमईन रहिए, जासूस बोला। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई थी। दूसरी तरफ पेशावर लड़कियां एक बेहद चालाक लड़की को ताव दिलाने में कामयाब हो गईं, और वो इनसे कह रही थी, ख़तरनाक से ख़तरनाक मर्द भी औरत के मामले में बिल्कुल उल्लू होता है, मैं इसे देख लूँगी। ठीक इसी वक्त खानगी जासूस भी वहाँ पहुँच गया। उसने मजेशी का दावा सुना। ये स्पेनी लड़की थी, अतालवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी रवानी से बोल सकती थी। तुम कुछ ना कर सकोगी, खानगी जासूस ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। तुम्ही ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? ऐसा मालूम होता है जैसे फ्रांसिया में शेर घुसाया हो, मजेशी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं समझ नहीं सकती कि लोग आखिर इतने सरसीमा क्यों हैं। इन्हीं में तुम भी शामिल हो, खानगी जासूस फिर चिढ़ाने के अंदाज में बोला। वरना इस वक्त इस गुफ्तगू में क्यों हिस्सा ले रही थी? तुम ख्वामख्वा क्यों आंख कूदे हो बीच में? मजेशा ने कहा। मैं तुम्हारी तलाश में निकला था, जासूस बोला। इस इनायत की वजह? वो इसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। सबके सामने नहीं बताऊंगा, इसने कुछ ऐसे लगावट भरे अंदाज में कहा कि दूसरी लड़कियां हंस पड़ी। मजेशी को फिर ताव आ गया और वो खानगी जासूस का बाजू पकड़कर एक तरफ खींचती हुई लेकर चली। चलो बताओ, चलो बताओ, कहती जा रही थी। बस बस, अब रुक जाओ, अब यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, खानगी जासूस बोला। बताओ जल्दी, क्या कहना चाहते हो? वो रुकती हुई बोली। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की सरसीमगी बेमायने नहीं है, जासूस ने कहा। बिल्कुल बेमायने है। ये एक होटल है, यहाँ हर किस्म के लोग क्याम कर सकते हैं। पता नहीं कितने डाकू, चोर और कातिल क्याम करके चले जाते होंगे, लेकिन किसी को परवाह भी नहीं होती। इस बेचारे का कसूर सिर्फ यह कि कुदरत ने इसे खूनख्वार चेहरा अता किया है। हो सकता है कि अंदर से वो बिल्कुल मौम हो, मजेशी ने कहा। हमें इसके चेहरे से कोई सरोकार नहीं है, मैं सिर्फ अपनी और मैनेजर की बात कर रहा हूँ, खानगी जासूस ने कहा। मैं तो सभी को इसके बारे में मुतफक्कर देखती हूँ, मजेशी ने कहा। वो इसके रवैये की बिना पर होगा, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जासूस ने कहा। तुम दोनों की तशवीश की वजह क्या हो सकती है? वो इसे घूरती हुई बोली। 6 माह पहले की बात है, एथेंस के एक होटल में ऐसा ही एक खौफनाक शक्ल वाला मुसाफिर क्याम पजीर हुआ था, ऐसा ही पुरस्कार। एक दिन कई आदमी इससे मिलने आए और इसी रात को हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के हजूम पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने वालों में से 2 पकड़ लिए गए। ये दोनों भी इन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस खौफनाक चेहरे वाले से होटल में मुलाकात की थी। 6 मुसाफिर इस फायरिंग से हलाक हुए थे, जासूस ने बताया। और वो खौफनाक चेहरे वाला? मजेशी ने पूछा। वो अचानक गायब हो गया था। गिरफ्तार होने वाले भी इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सके कि फायरिंग करने की हिदायत इसी की तरफ से मिली थी। वो कौन था, कहाँ का बाशिंदा था,
फायरिंग का मकसद क्या था? आज तक मालूम ना हो सका, जासूस कह रहा था। जरूरी नहीं कि ये आदमी वही हो। फिर तुम पुलिस से राब्ता कायम कर सकते हो, मजेशी सर हिलाकर बोली। पहले मैं अपने तौर पर मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। फायरिंग का वाकया यूनान में हुआ था, इटली में नहीं। अगर मेरा क्यास गलत निकला तो मेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा, जासूस बोला। बात तो ठीक है, मजेशी सर हिलाकर बोली। मेरी दानिश में तुम बहुत ज़हीन हो, खांगी जासूस ने तवील सांस लेकर कहा। लिहाजा ख्वामख्वाह छेड़छाड़ करने की बजाय कोई तामीरी काम किया करो। क्या कहना चाहते हो? मजेशी ने कहा। किसी तरह इसके कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक बग पहुंचा दो, जासूस बोला। ये काम तो तुम भी कर सकते हो, मजेशी ने कहा। वो अभी तक होटल से बाहर गया ही नहीं कि कुंजी हमारे हाथ में आती, जासूस ने कहा। हाँ, ये बात तो है, वो बाहर नहीं जा रहा, मजेशी बोली। लिहाजा ये काम तुम बखूबी अंजाम दे सकोगी, जासूस ने कहा। वो हम में से किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं होता, मजेशी ने कहा। तुमने इसे समझ लेने का दावा आखिर किस बिना पर किया था, जासूस ने कहा। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, लाओ वो इलेक्ट्रॉनिक बग मुझे दे दो, मैं कुछ करूंगी, मजेशी बोली। फ्रांसिया की ये पेशावर लड़कियां रूम सर्विस से भी ताल्लुक़ रखती थीं और यही वहाँ की इनकी मौजूदगी का जवाब था। गायकों के कमरों में खाना, शराब और दूसरे मशरूबात पहुँचाती थीं, लेकिन अभी तक किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि खौफनाक चेहरे वाले डानो मोरेली के कमरे में कदम रख सकती। अगर वो कमरे में खाना या शराब तलब करता तो कोई मर्द ही इसके ऑर्डर की तामील करता था, लेकिन खांगी जासूस अपने काम के सिलसिले में किसी मर्द पर एतबार ना कर सका। बहरहाल इसी रात को मजेशी शराब लेकर इसके कमरे में जा पहुंची। डानो मोरेली ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाई थीं। आज ये नई बात क्यों? वो आहिस्ता से गुर्राया। मैं नहीं समझी सिन्योर, वो इसकी तरफ देखे बगैर बोली। पहले कोई लड़की मेरे कमरे में नहीं आती थी। मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ सिन्योर, मजेशी ने कहा। खैर खैर, क्या तुम कुछ देर यहाँ ठहरोगी? डानो मोरेली ने पूछा। जैसा आप हुक्म दें सिन्योर, मजेशी ने कहा। बैठ जाओ, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया सिन्योर, मजेशी ने कहा और बैठ गई। दूसरा गिलास होता तो तुम भी पी सकती। कमरे का गिलास आज इत्तेफाक से टूट गया, दूसरा तलब करना भूल गया, डानो मोरेली ने कहा। ड्यूटी के औकात में नहीं पीती सिन्योर, मजेशी ने कहा। जाहिर है, कैसे पी सकती हो? मोरेली ने अपने लिए शराब उंडेलते हुए कहा। एक ही सांस में गिलास खाली करके दूसरा भरने लगा। मजेशी सोच रही थी कि आखिर लोग इससे खौफजदा क्यों थे। ये तो बिल्कुल एक आम सा आदमी है। शक्ल खौफनाक हो सकती है, आंखें शर्रबार हो सकती हैं, लेकिन अंदर से नरम ही मालूम होता था। दूसरा गिलास खाली करके वो बाथरूम की तरफ चला गया और मजेशी ने बड़ी फुर्ती से इलेक्ट्रॉनिक बग इसके बिस्तर के नीचे छुपा दिया। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? इसने वापसी पर मजेशी से पूछा और मजेशी लकावट के अंदाज में मुस्कुराई। तुम गलत समझी, वो उंगली उठाकर बोला। मैं तुम्हारा नाम पूछूंगा। अगर वो तुम्हारी शख्सियत से हम आहंग हुआ तो खैर, वरना मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना नाम बदल दो। मजेशी मुतहय्यर रह गई। ना वो नशे में मालूम होता था और ना ही गैर संजीदा। मेरा नाम मजेशी है और मैं स्पेनी हूँ। खूब खूब, तुम मजेशी ही मालूम होती हो। ये नाम तुम्हारी शख्सियत से मुताबिकत रखता है और तुम बहुत अच्छी अतालवी बोल सकती हो। क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं पर रहती हो? मुराली ने पूछा। हाँ, 8वीं मंजिल पर मेरा कमरा है, मजेशी ने बताया। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। ज़रूरत होगी तो मैं रूम सर्विस को फ़ोन करके सिर्फ तुम्हारा नाम लूँगा। फिर इसने अपनी जेब से कई बड़े नोट खींचे और इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मुझे सर्व करके तुम्हें हमेशा खुशी होगी। शुक्रिया सीनियर, मैं हर वक्त हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मजेशी ने कहा। खासी बड़ी रकम थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि एक हफ्ते की कमाई के बराबर 15 मिनट में कमा लेगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, बेवजह। हैरत के समंदर में गौते लगाती हुई वो इसके कमरे से बरामद हुई। इसी रात को खांगी जासूस अपने कमरे में बेहद मसरूफ नजर आया। ईयरफोन इसके कानों पर चढ़ा हुआ था और सामने टेप रिकॉर्डर पर स्पोल्स गर्दिश कर रहे थे। खौफनाक चेहरे वाले मोरेली के कमरे में खामोशी नहीं थी। कोई औरत बोल रही थी, लेकिन वो होटल की लड़कियों में से किसी की आवाज़ नहीं थी। खांगी जासूस की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। औरत कह रही थी, काला आदमी किसी ईरानी के साथ पहले फेनिली के बोर्डिंग में ठहरा हुआ था।
जहाँ वो प्रिंस हरबंडा की हैसियत से पहचाना गया और रातों रात वहां से गायब हो गया। प्रिंस हरबंडा, मुरैली की आवाज सुनाई दी। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर खामोशी रही, फिर मुरैली बोला, वो उसी का आदमी हो सकता है, जोसेफ। एक बार वो प्रिंस हरबंडा का रोल अदा कर चुका है, उसे तलाश करो। फे नीली लाइलमी जाहिर करती है, औरत की आवाज सुनाई दी। अगर वो नहीं जानती तो पहचाना कैसे गया? नहीं, मुझे यकीन है कि वहां से इसके गायब हो जाने में फे नीली ही का हाथ है, और इस पर तशद्दुद करो, सब कुछ उगल देगी। मुरैली की आवाज सुनाई दी। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये करके भी देखे लेती हूँ। औरत की आवाज आई और मुरैली बोला, अगर वो नेग्रो हाथ आ गया तो दूसरे लोग भी रोशनी में आ जाएंगे। मुझे यकीन है कि वो तन्हा ना होगा। और हाँ, इसके साथ वाले ईरानी का हुलिया बताओ। मुरैली की आवाज आई। बस इसके बारे में इतना ही मालूम हो सका है कि वो कोई ईरानी था। औरत की आवाज आई। खैर, तुम फे नीली को देखो। मुरैली ने की आवाज सुनाई दी। फिर औरत ने रुखसती कलमात अदा किए थे और आवाज से दरवाजा बंद हुआ। खांगी जासूस थोड़ी देर तक इसी तरह बैठा रहा था। फिर टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ करके ईयरफोन कानों पर से उतारता हुआ उठ खड़ा हुआ। जोसेफ और जेमसन तख्त पर बेखबर सो रहे थे कि अचानक कोई बहुत वजनी चीज इन दोनों पर आ गिरी। कमरे में अंधेरा था। उन्होंने बुखलाकर इस वजन को अपने ऊपर से झटक देने की कोशिश की ही थी कि सरगोशी सुनाई दी। मैं सिल्विया हूँ। बेवकूफ लड़की, ये क्या हरकत है? जोसेफ भर्राई हुई आवाज में आहिस्ता से बोला। आवाज मत निकालना। सिल्विया की आवाज सुनाई दी। ये क्या बकवास है? जोसेफ तड़प कर उठ बैठा और वो तख्त के नीचे जा गिरी। कहाँ गई तुम? जेमसन ने आहिस्ता से पूछा। तुम दोनों के बारे में कुछ आदमी गार्डों से पूछगछ कर रहे हैं। सिल्विया फिर तख्त पर चढ़ती हुई बोली। इनके इरादे अच्छे मालूम नहीं होते। जोसेफ और जेमसन दोनों की गनुदगी हवा होगी। सिल्विया कह रही थी वो तशद्दुद पर आमादा है, लेकिन गार्डों ने सख्ती से होंठ भेज रखे हैं। और फिर एक बैक उन्होंने धींगा मुश्ती की आवाज सुनी जो गालिबन नशिस्त के कमरे से आ रही थी। ओह, चलो देखें। जोसेफ ने टटोल कर जेमसन का बाजू दबोच लिया। नशिस्त के कमरे में रोशनी थी और 4 आदमी गार्डों की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। पुरुषिया एक गोशे में सहमी हुई खड़ी थी। दफतन जोसेफ और जेमसन ने इन चारों पर छलांगे लगाई। तुम हट जाओ भाई गार्डो, जोसेफ भर्राई हुई आवाज में बोला। हम देख लेंगे। साथ ही इसका घूसा एक हमला आवर के जबड़े पर पड़ा था और वो उछलकर दीवार से जा टकराया। अलबत्ता जेमसन को 2 आदमी चिमट गए। गार्डो ने जोसेफ के मशवरे पर अमल करने की बजाय जेमसन की मदद करना शुरू कर दी। करीब था कि चारों हमलावर पस्त हो जाते कि इनमें से एक ने रिवॉल्वर निकाल दिया। अपने हाथ रोको वरना मारे जाओगे, इसने दांत पीस कर कहा। लेकिन ठीक इसी वक्त एक वजनी गुलदान इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा और रिवॉल्वर उछलकर दूर जा गिरा, जिस पर जोसेफ ने छलांग लगाई थी। दूसरे ही लम्हे में वो रिवॉल्वर इसके हाथ में नजर आया। अंधेरे कमरे में गुलदान सिल्विया ने फेंका था और अब रोशनी में आकर इस तरह तनी खड़ी थी जैसे मैदान इसी के हाथ रहा हो। दीवार से लग के खड़े हो जाओ, जोसेफ सांप की तरह फुफकारा, और अपने हाथ ऊपर उठा लो। चारों इसे कीना तोज नजरों से देखते हुए दीवारों से जा लगे। गार्डो कभी जोसेफ को देखता था और कभी इन लोगों को। इसका निचला होंठ फट गया था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। लड़कियों, तुम भाई गार्डो की खबर लो, जेमसन ने कहा। नहीं, पहले ये बताएं कि ये कौन है और इन्हें इसकी जुर्रत कैसे हुई? गार्डो सर झटक कर बोला। इसने ये जुमला अंग्रेजी की बजाय अतालवी में कहा था। वो चारों कुछ ना बोले। जबान खोलो वरना चारों यहीं दफन कर दिए जाओगे। क्या तुम नहीं जानते कि गार्डो कैसा आदमी है? तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इन दोनों को हमारे हवाले कर दो, उनमें से एक बोला। ये इस तरह नहीं मानेंगे, जेमसन बोला। क्यों ना हम इनके हाथ पैर बांध कर इन्हें पुलिस के हवाले कर दें? गार्डो पुलिस के हवाले करेगा? गार्डो इस इलाके का कानून है। तुम दरवाजा बंद कर दो और इनकी जामा तलाशी लो, गार्डो ने हकारत से कहा। जेमसन के बढ़ने से पहले ही सिल्विया ने झपट कर दरवाजे की चुटकनी लगा दी। जेमसन इनकी जामा तलाशी लेने लगा। एक के पास से सिर्फ एक बड़ा सा चाकू बरामद हुआ। बताओ तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? गार्डो पैर पटक कर बोला। मैं फिर कहता हूँ, इन दोनों को हमारे हवाले कर दो वरना पछताओगे, एक आदमी ने कहा। तुम इन्हें कैसे जानते हो? गार्डो ने पूछा। हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देंगे, एक बोला। अच्छी बात है, तो दफन होने के लिए तैयार हो जाओ, गार्डो आस्तीनी चढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। ठहर जाओ भाई, जेमसन बोल पड़ा। क्या कहना चाहते हो? गार्डो ने कहा।
अगर ये दफन कर दिए गए तो हमें अपनी वो गलती मालूम ना हो सकेगी जिसकी बिना पर ये हमें परेशान करने आए थे। जेमसन ने कहा, यह भी ठीक है। गार्डो सर हिलाकर बोला, क्या ही अच्छा हो कि हम इत्मीनान से काम करें। सिल्विया बोल पड़ी। गार्डो मुड़कर उसे देखने लगा। वो इस दौरान में कमरे से गायब रही और अब एक बहुत बड़ी ट्रे में कॉफी पॉट और प्यालियां उठाए कमरे में दाखिल हो रही थी। ये क्या है? गार्डो ने आंखें निकालकर पूछा। सारी बातें दोस्ताना फिजा में होंगी। ये चारों बहुत थक गए हैं, इन्हें कॉफी पिलाऊंगी ताकि इनके असाब का तनाव कुछ कम हो और ढंग की बातें कर सकें, सिल्विया ने कहा। वो चारों भी हैरत से लड़की को घूरे जा रहे थे। चलो, ये भी बुरा ख्याल नहीं है, गार्डो जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ बोला। सिल्विया ने 4 प्यालियों में कॉफी उंडेली और एक एक करके इनके हाथों में थमाती चली गई। जोसेफ इन्हें अब भी कवर किए हुए था। गार्डो, ये बच्ची तुमसे ज्यादा अक्लमंद मालूम होती है, इनमें से एक बोला। गार्डो खामोशी से सिल्विया को देखे जा रहा था। पोर्शिया भी अब इसके करीब आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। वो चारों कॉफी पीते रहे। दफतन सिल्विया ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर उचक लिया और तेजी से दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? दफतन गार्डो ढाड़ा। मैं इन दोनों को इनके हवाले करूंगी। अगर तुमने दखल अंदाजी की तो अच्छा ना होगा, सिल्विया बोली। शाबाश, चारों बैक वक्त बोले। उन्होंने जल्दी जल्दी प्यालियां खाली कर दी और इन्हें एक तरफ रखकर जोसेफ की तरफ बढ़े ही थे कि इनके कदम लुढ़कुड़ाने लगे। ये क्या? एक हिकलाया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया। इसके 3 साथी शायद इसे उठाने ही के लिए झुके थे, लेकिन तीनों इसी पर ढेर हो गए। सिल्विया ने कहका लगाया और रिवॉल्वर जोसेफ की तरफ उछालती हुई बोली, माफ करना जोसेफ भाई, तुमने मुझे समझने में गलती की थी। सिल्विया, ये तुम क्या कर रही हो? गार्डो मुस्तरिबाना अंदाज में बोला। जोसेफ ने कहा, गार्डो, ये बच्ची तुमसे ज्यादा अक्लमंद मालूम होती है। क्या इसने गलत किया था बड़े भाई? आखिर तुम क्या करना चाहती थी? गार्डो ने कहा, तुम यहाँ इन पर तशद्दुद करते तो ये चीख चिंगाड़ कर सारी बस्ती को जगा देते। मैंने इन्हें कॉफी में बेहोशी दे दी है। अब इत्मीनान से इन्हें अपनी वैन में डलवा दो और किसी वीराने की तरफ निकल जाओ, सिल्विया ने कहा। सिल्विया, तुम ग्रेट हो, जेमसन चहक कर बोला। बेबी, तुम सचमुच हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, जोसेफ ने कहा। लेकिन गार्डो कभी एतराफ नहीं करेगा कि मैं इससे ज्यादा अक्लमंद हूँ, सिल्विया ने कहा। नहीं, इस वक्त तो करूंगा एतराफ, गार्डो ने आगे बढ़कर इसका शाना थपकता हुआ बोला। फिर इसी के मशवरे पर बेहोश आदमियों के पैर बांधे गए। सिल्विया की तजवीज़ का दूसरा मरहला किसी कदर दुश्वार साबित हुआ। छोटी सी वैन में 6 अफराद का सफर तकलीफ दे था। जोसेफ लड़कियों की देखभाल के लिए घर पर ही रुक गया। जेमसन गार्डो के साथ रवाना हुआ। सुबह होते होते वो एक वीराने में पहुंचे थे, जहां हद नजर तक ऊंची नीची नंगी चट्टानें बिखरी हुई थी। हमलावर को होश आ गया था और वो इन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गार्डो ने वैन रोकी और इन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब यहाँ चीखो, हलक फाड़ फाड़ कर चीखो, उसने कहका लगाकर कहा। लेकिन वो यकबैग खामोश हो गए और इनके चेहरों से खौफजदगी मतरशे होने लगी। तुमने देखा कि गार्डो के घर के बच्चे भी कितने चालाक हैं, जेमसन ने उन्हें मुखातिब किया। अब बताओ कि तुम्हें हमारी तलाश क्यों थी? तुम दोनों, एक आदमी कुछ कहते कहते रुक गया। बको जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, गार्डो धाड़ा। तुम ख्वामख्वाह उलझनों में पड़े हुए हो गार्डो, तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वही आदमी बोला। तुम शायद पागल हो। किसके घर पर चढ़कर आए थे तुम लोग? गार्डो ने कहा। उसने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। गार्डो ने घूरता हुआ बोला, मेरे हाथों की बनावट देख रहे हो? मैंने अब तक 13 खून किए हैं, अब 17 हो जाएंगे, गार्डो ने कहा। नहीं, चारों बैकवक्त बोले। तो फिर बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था? गार्डो ने पूछा। कैम्बर्टी बाउल की मालिक ने, एक ने कहा। अच्छा, वो कुतिया सायरो की बेवा नीना? गार्डो ने कहा। हाँ वही, एक बोला। वो मेरे दोस्तों से क्या चाहती है? गार्डो ने पूछा। हमें नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ इतने से काम का माकूल मुआवजा मिलने वाला था कि हमें इन दोनों को कैम्बर्टी बाउल तक पहुंचा दें, एक बोला। ये कैम्बर्टी बाउल क्या है? जेमसन ने गार्डो से पूछा। एक बदनाम शराब खाना, छिछोरे किस्म के लफंगों का अड्डा, गार्डो ने बताया। फिर वो जेमसन को इनसे कुछ फासले पर ले जाकर बोला, अब क्या कहते हो? मैं नहीं जानता कि सायरो की बेवा नीना कौन है और हमसे क्या चाहती है, जेमसन ने कहा। इसे भी जहन्नम में झोंको। मैं पूछा था कि इन चारों का क्या किया जाए, गार्डो ने कहा। छोड़ दो, इन्होंने बता तो दिया है कि वो किसके भेजे हुए थे, जेमसन ने कहा।
तुम सचमुच शरीफ आदमी मालूम होते हो, गार्डो ने कहा। जेमसन ने दांत निकाल दिए और गार्डो से घूरता हुआ बोला, लेकिन मैं एक तजर्बाकार बदमाश हूँ। अगर ये जिंदा रहे तो मैं दुश्वारी में पड़ूंगा। तन्हा रह गया हूँ, अरसा हुआ बदमाशी तर्क कर चुका हूँ। नीना इसे अच्छी तरह जानता हूँ, वरना आज से 10 साल पहले के गार्डो से टकराने की हिम्मत ना करती। लेकिन अगर ये इस तरह गायब हो गए तो क्या सोचेगी? जेमसन ने पूछा। कुछ भी सोचे, लेकिन ये हरगिज ना सोच सकती कि मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया होगा। वो तो सिरे से मुझ तक पहुंच ही नहीं सकेगी, क्या समझे? गार्डो ने कहा। समझ गया, लेकिन मुझे इस जगह से हट जाने दो, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, जेमसन ने कहा। गार्डो इसके शाने पर हाथ मारकर हंसा था। जेमसन इसकी इजाज़त से वैन पर बैठा और इसे नशेब में उतारता चला गया। रास्ते में पहुंचकर इसने इंजन बंद कर दिया। यहाँ से वो लोग इन्हें नजर नहीं आ रहे थे। करीबन आधे घंटे बाद गार्डो नशेब में उतरता हुआ दिखाई दिया। इसकी आंखें खून में डूबी हुई मालूम होती थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने जेमसन को खामोश रहने और ड्राइव करने का इशारा किया। जेमसन ने चुपचाप तामील की, खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। फिर एक छोटी सी झील के करीब पहुंचकर गार्डो ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वो अभी तक किसी ऐसे ही दरिंदे की तरह हाँप रहा था जिसने अपने शिकार को दबोच लेने के लिए बहुत लंबी दौड़ लगाई हो। जेमसन ने गाड़ी रोकी और गार्डो उतर गया। झील के किनारे पहुंचकर इसने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। 10-15 मिनट के बाद वो पानी से उभर आया था और कपड़े पहनकर फिर गाड़ी में बैठा। चलो, वो आहिस्ता से बोला। घर पहुंचने से कबल उसने कहा, अब मुझसे इनका तस्करा मत करना। लेकिन एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जेमसन ने कहा। वो क्या? गार्डो ने पूछा। इनकी गाड़ी तुम्हारे घर के आसपास ही कहीं मौजूद होगी, जेमसन बोला। मैं इसके लिए सिल्विया से कह आया था। तलाशी के दौरान मैं एक की जेब से गाड़ी की चाबी बरामद हुई थी। सिल्विया गाड़ी को ठिकाने लगा चुकी होगी, गार्डो ने कहा। जेमसन फिर कुछ नहीं बोला। गार्डो ने कहा, लड़कियां अगर इनके बारे में पूछें तो तुम कह देना कि इनसे मालूमात हासिल करके छोड़ दिया गया। लेकिन नहीं, ये भी मुनासिब ना होगा। मुझे सोचने दो, गार्डो बोला। मेरा ख्याल है कि लड़कियां कुछ भी नहीं पूछेंगी, आखिर वो गार्डो ही की बहनें तो हैं, जेमसन ने कहा। नर्वस सी मुस्कुराहट गार्डो के होंठों पर नमूदार हुई। जेमसन ने यह बात गलत नहीं कही थी। लड़कियों ने कुछ भी ना पूछा, अलबत्ता सिल्विया अपना कारनामा बयान करने लगी। मैंने गाड़ी लेजी बार के सामने पार्क कर दी थी। अंधेरा ही था, बार खुला नहीं था। फिर जानते हो मैंने स्टीयरिंग और दरवाजे का हैंडल साफ कर देने के बाद क्या किया? सिल्विया कह रही थी। गार्डो ने इसकी आंखों में देखते हुए सर को मनफी जंबिश दी। मैंने इसकी सीट पर चौक से इंसानी खोपड़ी बनाई और इसके ऊपर खंजर बना दिया, सिल्विया ने कहा। सिल्विया, सिल्विया, गार्डो पुरजोश लहजे में बोला। तुम तो मुझसे भी बाजी ले गई। मुझे भी समझाओ इस मुसव्विरी का मतलब, जेमसन ने गार्डो से कहा। यह कैसे खतरनाक ग्रोह का निशान है जिसका एक फर्द भी अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। सिल्विया, मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ, गार्डो ने कहा। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो चारों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मेरा भाई कच्चा काम नहीं करता, लिहाजा इसके अलावा और कोई चारा भी ना था, सिल्विया ने कहा। अच्छा, अगर वो चारों इसी ग्रोह से ताल्लुक रखते हो तो? जेमसन ने पूछा। नामुमकिन। इस ग्रोह के जाले सड़कों पर खून की नदियां बहाते हैं, चोरों की तरह घरों में नहीं घुसते फिरते, सिल्विया ने कहा। ये ठीक कह रही है, गार्डो बोला। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद कहने लगा, मुझे फेनिली की खबर लेनी चाहिए। इसके अलावा और कौन जानता था कि तुम दोनों कहाँ हो? गार्डो ने पूछा। ये बात तो है, जेमसन ने पुरतशवीश लहजे में कहा। जोसेफ और पोर्शिया खामोश थे। फिर गार्डो नाश्ता किए बगैर ही बाहर चला गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।